नमस्कार जी। हो ही जाएगा। ये शुरू में मुझे लगता था कि यार श्रोता नहीं आए तो एसिडिटी बढ़ जाती थी। अब मैं आदी हो चुका हूँ कवियों का कि इसलिए अभी हमने पिछले 5-7 कार्यक्रम ऐसे किए हैं जैसे अनुवाद के अनुभव, समीक्षा लेखन की चुनौतियाँ, साहित्य और सिनेमा, और लेखक और लेखन की दृष्टि, और आज जैसे समकालीन हिंदी कविता पर जो सप्तरंगी काव्य संध्या है, तो ये भी उसी कड़ी में है। आने वाले कार्यक्रम हमारे 15 दिसंबर को हैं। 2 सत्र वाला कार्यक्रम है। एक में तेजेंद्र शर्मा लंदन से आ रहे हैं और देवमणि जी ने उसका शीर्षक बहुत अच्छा दिया है, विदेशों में हिंदी क्या करें। ये हमने 4 महीने पहले फेसबुक पर डाल दिया था। और आलोक श्रीवास्तव जो कवि हैं, अभी अमेरिका में जावेद साहब के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं, तो एक सत्र उन पर रहेगा और एक सत्र तेजेंद्र जी पर रहेगा ऐसा। और उसके बाद हमारा जो ई-बुक्स का बढ़ता बाजार है किताबों का, उस पर भी एक कार्यक्रम है। ये 2 कार्यक्रम लाइंड अप हैं आगे। इस तरह से हमारे कार्यक्रम होते रहेंगे। धन्यवाद। इस बात की खुशी है कि ऐसे साहित्यिक आयोजनों में हमारे दोस्त दीनदयाल बुढ़ाका जी हमारे साथ रहते हैं। आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त जो स्त्री लेखन हो रहा है, लोग कहते हैं कि कवियों की तुलना में कवियत्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत अच्छा लिखा जा रहा है पूरे देश में। किसी भी शहर में एक ज़माना था कि जब छायावाद युग समाप्त हुआ और प्रयोगवादी कविता का युग शुरू हुआ, अंग्रेज जी का तार सब तक आया, उस वक्त भी कुछ कवित्रियाँ सक्रिय थी, जिसमें कीर्ति चौधरी, स्नेहमयी चौधरी आदि ने अपना जो है अच्छी पहचान बनाई। आगे चल के जो 60-70 कविता का युग आया, जिसे बहुत सारे लोग आधुनिक कविता भी बोलते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े कवि सक्रिय रहे। शमशेर बहादुर, बाबा नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर साहब, तो ऐसे ऐसे शिखर पुरुषों के साथ भी बहुत सारी कवित्रियाँ देखी गई और उनमें भी मणिका मोहिनी, मोना गुलाटी, कई कवित्रियों ने अपनी पहचान बनाई। और आमतौर पर सन 80 के बाद का जो समय है वो समकालीन कविता का युग लोग बोलने लगे, और उसमें भी कविता के केंद्र में जो राजेश जोशी, आलोक धनवा, अरुण कमल, मंगलेश डबराल जैसे बहुत अच्छे कवि रहे। और उनके साथ ही उनके समकालीन ही गगनगिर, तेजी ग्रोवर और सुनीता जैन, इंदु जैन, कात्यायनी, कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाई। और धीरे धीरे एक जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसमें पूरी दुनिया एक विश्वग्राम में तब्दील हो गई। आज हिंदुस्तान में क्या लिखा जा रहा है ये लंदन और अमेरिका भी पहुंच जाता है, और एक लैटिन अमेरिका में कोई अश्वेत कवि क्या लिख रहा है, हिंदुस्तान में उसका जो है अनुवाद हो जाता है, यहाँ भी वो कविता पहुंच जाती है। तो ये कविता के लिए कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा खूबसूरत दौर है। और आपने देखा कि आषाढ़ का दिन में एक जगह एक संवाद आता है, जब मल्लिका कालिदास से कहती है कि अपनी पहचान बनाने के लिए राजधानी जाना पड़ेगा। तो अभी भी दिल्ली एक बहुत बड़ा गढ़ बना हुआ है, और लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि आज यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, उधर किनारे से अनुराधा सिंह, ईला जोशी, अमृता सिन्हा, कविता गुप्ता, शैलजा पाठक, संध्या रियाज, रीता दासराम, राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आपने अपनी रचनाओं के जरिए बहुत खूबसूरत पहचान बनाई है। तो हम अपने शहर के रचनाकारों को बधाई देते हैं, और आप सुनने के लिए इनको आए, आप सब भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो संध्या जी आप यहाँ भी आ जाए ना, हम आगे कार्य करेंगे। देखिए आपके सामने आ रहे हैं संध्या रियाज। मैं संध्या जी का थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा।
जी सामने बैठे हुए हैं, हमारे इन कवियों को शुभकामना देने के लिए यहाँ पधारे हैं। तो थैंक यू हस्ती जी, आप आए हमारे लिए यही बहुत भाई से फख्र की बात है। तो संध्या जी की 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, कविता की बदलती लकीरें और टिकी दोपहरी। और आपने प्रयाग में शास्त्रीय संगीत में विशारद किया और लखनऊ में परंपरागत प्रशिक्षण प्राप्त किया कथक का। दर्पण थिएटर ग्रुप और संगीत कला अकादमी के कई नाटकों में आपने नृत्य किया, गायन किया और बतौर अभिनेत्री भूमिकाएं की। 1986 में आप मुंबई शहर में आई और जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली की आप सहायक बन गई और लेखन निर्देशन के क्षेत्र में उनको असिस्ट किया। और इस दौरान कई राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं और कहानियां प्रकाशित होती रही। 8 साल तक आप सहारा वन चैनल में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रही। 3 साल अखबारों में शास्त्रीय संगीत की समीक्षा के कॉलम लिखे और 2012 में दिल्ली की पत्रिका आधी आबादी में आप फीचर एडिटर रही। और एक जाना माना प्रोडक्शन हाउस है क्रिएटिव आइज, धीरज कुमार का नाम आप जानते होंगे। तो क्रिएटिव आइज में आप पिछले 7 साल से कार्यरत हैं और फिलहाल आइडिएशन एवं डेवलपमेंट हेड हैं आप। तो कविताएं बहुत अच्छा लिखती हैं और इतनी सहजता से पढ़ती हैं कि जैसे कोई बहुत आत्मीय बातचीत हो चुकी हो। इसलिए मैंने सोचा कि इस अच्छे कार्यक्रम की बहुत अच्छी शुरुआत संध्या रियाज जी से कराई जाए। आप ताली जी का स्वागत करें। सबसे पहले तो आप सभी श्रोताओं को, रचनाकारों को, लेखकों को, कवियों कवियत्रियों को सबको मिलना। हम सब अपनी अभिव्यक्ति को पर देते हैं, कल्पना के पर देते हैं। तो हम सब छोटे छोटे परिंदे हैं, अपनी उड़ान भरते हैं। कुछ ऊंचा होता है, कुछ थोड़ा नीचे होते हैं। तो मेरी पहली कविता हम आपको सुनाते हैं जिसका नाम है अम्मा। माइक के करीब रहिएगा। शीर्षक है अम्मा। अम्मा के जाने के बाद उनकी बेटी से एक थैला मिला है। अम्मा के जाने के बाद उनकी बेटी से एक थैला मिला है जिसमें मेरे बचपन का रेला मिला है। बहुत अच्छा। एक चरखी, एक लट्टू, एक गुड़िया मैली सी, एक नाव आड़ी टेढ़ी लहरों में फैली सी, एक किताब जिसमें पहली बार अम्मा लिखा था, लाल रुमाल में बांध के अम्मा ने अब तक रखा था। हाँ, 3 पेंसिल उसमें मेरी टूटी हुई भी रखी थी। 3 पेंसिल उसमें मेरी टूटी हुई भी रखी थी, डोर जिसमें अम्मा की साड़ी की बंधी थी। कुछ यादें हाथ लगाए बिना हाथ आती चली गई। अम्मा की 10 उंगलियों की गिनती का गिनना, अम्मा का एक सिक्का चुपके से ले लेना, अम्मा का तमाचा गाल पे पड़ते पड़ते रुक जाना, लाड़ से उनका दुनिया भर की बातों का बतलाना, उनका मुझे नहलाना, सुलाना, जगाना, सब याद आने लगा। सब याद आने लगा कि काश कुछ हो जाए, लगा कि काश कुछ हो जाए, जाने कहाँ चली गई है मेरी अम्मा, लौट के वापस ले आए। लगा कि काश कुछ हो जाए, जाने कहाँ चली गई है मेरी अम्मा, लौट के वापस ले आए। उम्र से बचपन गया और बचपना भी, उम्र से बचपन गया और बचपना भी, लेकिन अम्मा का नाम आते ही रोने को जी करता है। लेकिन अम्मा का नाम आते ही अब भी रोने को जी करता है। और उस दिन मिला हुआ वो थैला मुझे मेरी अम्मा का सुख देता है। अकेले होती हूँ तो उसे छू लेती हूँ, अकेले होती हूँ तो उसे छू लेती हूँ। अम्मा मेरी जागीर थी और मैं उनका खजाना, उनका मुझ पर और मेरा उन पर ता जिंदगी हक होगा। ये थैला मेरी अम्मा ने दिया था, सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा।
कुछ एहसास होते हैं किसी के चले जाने पे, जो हमारे साथ जिंदगी जीते हैं। ऐसी एक कविता है जिसका नाम है चले गए हो तो याद बहुत आते हो। चले गए हो तो याद बहुत आते हो, घर की हर चीज में अब तुम नजर आते हो। चले गए हो तो याद बहुत आते हो, घर की हर चीज में अब तुम नजर आते हो। सुबह की चाय की प्याली की खनक हो, या अखबार पलटने की सरसराहट हो, खुलती बंद होती खिड़कियों की खनक हो, या मेज पर रखी नई किताबों की महक हो, सब में बस तुम ही तुम नजर आते हो। सब में बस तुम ही तुम नजर आते हो। चले गए हो तो याद बहुत आते हो। मेरे कपड़ों की मैचिंग पर छीटा कशी करते, कभी मेरे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते, कभी पंखे की तेजी को बेवजह बंद करते, कभी अपने रुमाल से मेरे माथे को पोंछते। तुम नहीं हो लेकिन यही कहीं हो पक्का। तुम चले गए हो तो बहुत याद आते हो। सालों साल का साथ, उस साथ का एहसास, जब चाहूं तुम्हें देखना मैं देख पाती हूँ। सालों साल का साथ, उस साल का एहसास, जब चाहूं तुम्हें देखना मैं तुम्हें देख पाती हूँ। खुली आंखों से सारे सपने नजर आते हैं। खुली आंखों से सारे सपने नजर आते हैं। मैं अब भी तुमसे लड़ लेती हूँ। मैं अब भी तुमसे लड़ लेती हूँ। अपनी जुबान से तुम्हारी बातें कह लेती हूँ। यकीन है तुम भी मेरी आवाज को तरसते होगे। यकीन है तुम भी मेरी आवाज को तरसते होगे। तुम चले गए हो तो याद बहुत आते हो। यूं लगता है जैसे मुझ में वजूद है तुम्हारा। यूं लगता है जैसे कि मुझ में वजूद है तुम्हारा। मेरे कपड़ों से तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू आती है। यूं लगता है जैसे कि मुझ में वजूद है तुम्हारा। मेरे कपड़ों से तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू आती है। मेरे पर्स में अब भी रुमाल रखा है तुम्हारा। मेरे पर्स में अब भी रुमाल रखा है तुम्हारा। तुम्हारे काले बेल्ट वाली घड़ी अब भी वक्त बताती है। अब भी तुम्हारे पर्स से मेरी उंगलियां पैसे उड़ाती हैं। कुछ समझ नहीं आता। जब कुछ समझ नहीं आता तब तुम ही बताते हो। तुम चले गए हो तो याद बहुत आते हो। घर की हर चीज में बस तुम ही तुम नजर आते हो। शुक्रिया। अम्मा जी को कईयों ने याद कर लिया, फेसबुक पे प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सही बात है। हम एक ऐसी चरित्र है जिससे सबका बहुत लगाव होता है। तो निश्चित ही फेसबुक पे ये लाइव चल रहा है किशोराज जी की वार्ता कार्यक्रम, और बहुत दूर दूर तक लोग देखते हैं। हमारे पास विदेश से भी प्रतिक्रियाएं आती हैं, यूके से कई। सब आपकी सहेलियां अर्चना जोरी जी सब बात देख रही हैं आपकी। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। देखिए मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि ये जो कविता है ये शास्त्रीय संगीत की तरह होती है। तो इसको सुनने के लिए बहुत एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, और आप उसी सलीके से, उसी एकाग्रता से सुन रहे हैं। तो ये हमारे मुंबई महानगर के लिए बहुत स्वागत की बात है। कविता के बारे में दो चीजें धूमिल ने कही हैं। आप सब जानते हैं कि कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। तो कितना मुश्किल काम है कविता लिखना। और धूमिल साहब ने यह भी कहा कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, और ये तमीज आदमी को तब आती है कि जब वो दूसरों के दुख दर्द को बहुत अच्छी तरह समझने लगता है।
तो हमारे सारे रचनाकार उसी राह के राही हैं। और मैं अब आवाज़ दे रहा हूँ कविता गुप्ता जी को। उनका एक संग्रह वाणी प्रकाशन से आ चुका है, यूं ही नहीं रोती माँ। और कविता जी के भीतर एक ऐसी संवेदना है जो सीधे आपको दिल को स्पर्श करती है। इन्होंने ऐसे, इनकी ये क्या नाम है, तितलाना, बहुत फेमस हुई ये कविता है। और एक घड़ी साज ऐसी कई कविताएं कविता जी ने लिखी जो बहुत मशहूर हुई। और शब्दों से जिस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक खूबसूरत काम लिया जाए, वो हुनर कविता जी के पास है। आइए कविता गुप्ता से हम ये सुने। नमस्कार, धन्यवाद देवमणि जी मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और थोड़ी नर्वस हूँ, पता नहीं क्यों, शायद दीप्ति जी जैसी शायरा और श्री जी जैसी शायर यहाँ बैठे हैं तो हम पार चले जाते हैं, पता फिर मेरे पढ़ने का क्या फायदा, मेरी गलतियाँ कहाँ से पता पड़ेंगी। तो हमेशा रहती है आपके साथ। तभी भी मेरे हाथ पाँव खुले रहते हैं। एक बहुत छोटी सी कविता, मैं बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखती हूँ और मुझे नहीं पता इन्हें कविताएं कहते हैं कि नहीं। मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग इन्हें कविता कह देते हैं, मैं मान लेती हूँ। अगले बार लघु कथा सम्मेलन करा लेंगे, आप छोटी छोटी इतनी भी नहीं। चालाक होते हुए भी कितने नादान हो तुम, चालाक होते हुए भी कितने नादान हो तुम। रोज हंस देते हो, मुस्कुरा देते हो, रोज हंस देते हो, मुस्कुरा देते हो, उपहास भी करते हो। मेरी रसोई की दीवारों की अल्पना देखकर, मेरी रसोई की दीवारों की अल्पना देखकर तुमने रंग छीन लिए तो क्या, तुमने रंग छीन लिए तो क्या। मैंने हल्दी भर दी है उस चिड़िया के पंखों में, मैंने हल्दी भर दी है उस चिड़िया के पंखों में जो धनिये की चटनी से बने हरे पेड़ पर बैठी है, जो धनिये की चटनी से बने हरे पेड़ पर बैठी है। काली मिर्ची से उसकी आंखें और उसकी चोंच बना दी है लाल मिर्ची से, काली मिर्ची से उसकी आंखें और उसकी चोंच बना दी है लाल मिर्ची से। अब बस उसके भूखने का इंतजार है, अब बस उसके भूखने का इंतजार है। एक और छोटी सी कविता में पढ़ रही हूँ, शीर्षक है बिजू का। पहचानने में देर लगी, पहचानने में देर लगी कि वो है एक बूढ़ी मानव देह, पहचानने में देर लगी कि वो है एक बूढ़ी मानव देह। खेत में खड़े पुतले की तरह दिखती है जो, खेत में खड़े पुतले की तरह दिखती है जो। अचानक किसी ने उसे बाबा कहकर पुकारा और तब न जाने क्यों बाबा शब्द की ध्वनि उसे कपा गई। चौंक कर नहीं डर कर देखा उसने, चौंक कर नहीं डर कर देखा उसने। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, उसकी समस्त झुर्रियों में छलकती दिखी एक पीड़ा, उसकी समस्त झुर्रियों में छलकती दिखी एक पीड़ा। बिल्कुल वही पीड़ा जो दे रहे हैं जाने अनजाने उन झुर्रियों को। सोचती हूँ पहले खेतों की रक्षा के लिए खड़े किए जाते थे निष्प्राण पुतले, सोचती हूँ पहले खेतों की रक्षा के लिए खड़े किए जाते थे निष्प्राण पुतले, जिन्हें कहा जाता था बिजू का, इस आशय से कि समझा जाए उन निष्प्राण बिजू का। मगर अब बना दी जाती है कोई प्राणवान बूढ़ी मानव देह, कोई प्राणवान बूढ़ी मानव देह निष्प्राण बिजू का, उसके अपने ही खेत में, उसके अपने ही खेत में, खेत जिसके कण कण में उसकी रक्त बूंदें फसल बनकर लहराई थी कभी, खेत जिसके कण कण में उसकी रक्त बूंदें फसल बनकर लहराई थी कभी। हाँ, पहचानने में देर लगी मुझे कि वो है बूढ़ी मानव। जैसा देवमणि जी ने कहा तो मैं वो छोटी सी कविता पढ़ रही हूँ। तितलियां हैं तितलाने दो, जाने कब वक्त कर दे इनके पंख,
तितलियां हैं तितलाने दो, जाने कब वक्त कतर दे इनके पंख कुछ दूर उड़ाने दो। जाने जाने कब कोई पकड़कर बंद कर ले अपनी किसी किताब में, जाने कब कोई पकड़कर बंद कर ले अपनी किसी किताब में। कुछ देर इतरा लेने दो, तितलियां हैं तितलाने दो। रंग बिरंगे पंखों पे मोहित हो, रंग बिरंगे पंखों पे मोहित हो, अपने बनावटी उपवन में कोई कैद करे उससे पहले कुछ देर जी लेने दो, उससे पहले कुछ देर जी लेने दो। तितलियां हैं तितलाने दो, तितलियां हैं। बहुत सुना दीजिए हाँ सुना दीजिए। चलो मैंने सोच रहा था दूसरे दौर में 2-3 कविताएं। नहीं, मुझे निकलना है मुझे निकलना है। घड़ी सास का जिक्र किया था, मैं घड़ी सास पढ़ती हूँ। घड़ी सास चाचा को पता नहीं कब से, घड़ी सास चाचा को पता नहीं कब से, शायद जन्म के पहले से देखती आ रही हूँ, शायद जन्म के पहले से देखती आ रही हूँ। एक बहुत छोटे से खोखे में बैठे, एक आंख पर एक और आंख चढ़ाए, दूसरी आंख बंद किए, वो दिन भर करते रहते हैं घड़ियों की मरम्मत। वो दिन भर करते रहते हैं घड़ियों की मरम्मत, बैठाते रहते हैं वक्त के कांटों को ठिकाने पर, दुरुस्त करते रहते हैं उनकी चाल, दुरुस्त करते रहते हैं उनकी चाल। मेरे दादाजी अक्सर उनसे पूछा करते थे, मेरे दादाजी अक्सर उनसे पूछा करते थे कैसा चल रहा है काम धंधा। तब वो आंख पर से जल्दी से नकली आंख हटाकर सिर उठाकर कहते आज कुछ ठंडा रहा मामा, या फिर आज तो बहुत सारी घड़ियां बना डाली मामा। जिस दिन वो ऐसा कहते उनकी आंखों में एक आशा और आवाज में खनक होती। आज बरसों बाद जब मेरा गांव कस्बा बनकर शहर बनने की राह पकड़ चुका है, घड़ी सास चाचा का खोखा कुछ ज्यादा ही खोखा हो गया है। अब तो उनकी आंखों पर लटक आई है अनुभव की खाल, ठहरने लगी है उनकी चाल, परंतु अभी चला देते हैं हर आने वाली उनकी घड़ी को हर घड़ी सास चाचा। आज मैंने उनके पास जाकर धीरे से पूछा कैसे हो चाचा। न चेहरा ही पूरा ऊपर उठाया, ना आंख पर से नकली आंख ही उतारी, बस धीरे से फुसफुसाए घड़ी सास चाचा। दुनिया भर की घड़ियां ठीक कर देने से भी वक्त थोड़ा ही ठीक हो जाता है बिटिया, वक्त थोड़ा ही ठीक हो जाता है बिटिया। आप सबके सामने कविता गुप्ता जी थी, अपनी कविता पढ़ रही थी और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कविता जी को पहली बार सुना है, लेकिन ऐसी कविताएं थी आपने जैसे मैंने कहा था कि बड़ी गहरी संवेदना लेकर के सामने आती हैं, लोगों के दिल को छू जाती हैं। आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हमारा भी थोड़ा सा जैसा हमने सोचा था कुछ आगे पीछे हो गया है। अनिल लाई जी आप पधारे, आपका स्वागत है। ज्योति गजबीये जी आप आइए, आपका स्वागत है। आप सब उस घटना से वाकिफ हैं, गुरु नानक जी का ये गांव में गए, लोगों ने कहा कि यहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं, तो उन्होंने कहा सिमट जाओ एकदम। और उसके बाद फिर आगे गए, बोले इस गांव में बहुत बुरे लोग रहते हैं, उन्होंने कहा अब बुरे लोगों को बोले सिमट जाओ और अच्छे लोगों को बोले बिखर जाओ। उनके शिष्यों ने पूछा भाई अच्छे लोगों के क्यों बिखरने के लिए बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अच्छे लोग जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ 10 लोगों को अच्छा बना देंगे और बुरे लोग दूसरों को बुरा बनाएंगे, इससे अच्छा एक जगह सिमटे रहें। तो आज इतने अच्छे लोग सामने भी हैं, इतने अच्छे लोग मंच में भी हैं कि ये जो हमारे लाइव प्रसारण चल रहा है इस पे फेसबुक पे, तो ये जो है बहुत लोगों को आज बहुत अच्छा श्रोता बना देंगे। हमारे यहाँ मंच पे हैं अमृता सिन्हा जी जो प्रतिष्ठित कवयित्री और कहानीकार हैं,
हिंदुस्तान, कादम्बरी, प्रभात खबर, भावना, परिकथा, युग एवं चंदन दिशा जैसी राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपकी कविताएं और कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं। आपका साझा कविता संग्रह शीघ्र प्रकाशित है और आपकी कविताएं आकाशवाणी से भी कई बार प्रसारित हो चुकी हैं। तो आइए अमृता सिन्हा जी से उनकी कविताएं सुने। सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा नमस्कार, मंच को प्रणाम करती हूँ। कविता आरंभ करने से पहले मैं केशव जी और देवमणि जी का हृदय तल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने इस इतने खूबसूरत कार्यक्रम से मुझे जोड़ा और आज मैं आप सबसे देखूँ। हेलो, हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि जानी मानी शायरा मुमताज अजीज नाजा साहिबा यहाँ पर तशरीफ लाई हैं। इधर कर लीजिए, आने जाने में तो और पीछे। मुमताज साहिबा आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपने साथ में एक नन्हा मुन्ना श्रोता लाई हैं। ये हमारी कविता के लिए, भविष्य के लिए और भी अच्छा सुनिए। ये केशव जी, ये थोड़ा आगे कर लेंगे, खिसका लीजिए, आगे कर लेंगे, ये आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, थोड़ा सा खिसका लीजिए। एक चेयर हटा लेते हैं, आप आगे आ जाइए। हस्ती जी थोड़ा सा इधर खिसका लीजिए। हाँ, ये चेयर हटा लेते, चलो ये यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। आप पहली बार आई, आपने पूछा था आने जाने की व्यवस्था, मैंने कहा लिफ्ट है, निश्चित रूप से आपको असुविधा नहीं होगी। मुमताज साहब का बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये अमृता सिन्हा हैं जो आपको कविता सुनाने जा रही हैं। जी, पुनः आप सबको मेरा नमस्कार। उसी कविता पर आती हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है कुकुर कुत्ते। कोयले खदान के आसपास रहती हैं ये मेहनत कश औरतें। कोयले खदान के आसपास रहती हैं ये मेहनत कश औरतें, करती हैं काम, ढोती हैं ईंट, गारे, पत्थर, कोयला, कभी लोहा, लक्कड़। ढोती हैं बोझा होठों पे लिए मुस्कान, ढोती हैं बोझा होठों पर लिए मुस्कान। मेहनत कश औरतें बांधती हैं बड़े सलीके से साड़ी अपनी। मेहनत कश औरतें बांधती हैं बड़े सलीके से साड़ी अपनी और बांधती हैं छौने को भी अपनी छाती से चिपका कर, और बांधती हैं छौने को भी अपनी छाती से चिपका कर। बड़े सुकून से सोता है दुधमुहा बच्चा, बड़े सुकून से सोता है दुधमुहा बच्चा। माँ की देह से खींच कर उष्मा, धूल मिट्टी दुनिया की कर्कश आवाजों से बेखबर। पैरों की फटी बिवाई की पीठ छुपाए, अपनी खुरदुरी हथेली से टेरती जाती हैं चेहरे पर जमी समय की मोटी कर, और झाड़ती जाती हैं देह, और झाड़ती जाती हैं देह। और उस पर चिपकी फंसी पड़ी कई जोड़ी आंखें, जो सिर्फ चिपकती ही नहीं भेद जाती हैं देह को, जो सिर्फ चिपकती ही नहीं भेद जाती हैं देह को। ये वही औरतें, ये वही औरतें हैं जिनकी देह में हम ढूंढा करते हैं कला। मिलती हैं ये कभी विप्रभा की पेंटिंग में, कभी हमें इनमें दिखती है झलक मोनालिसा की, तो कभी गजगामिनी की। बड़ी बेफिक्री से मुस्कुराती हैं ये औरतें, बड़ी बेफिक्री से मुस्कुराती हैं ये औरतें। दो सांवले होठों के बीच फंसे सफेद छक मोती से दांत, दो सांवले होठों के बीच फंसे सफेद छक मोती से दांत। जैसे कई सफेद कबूतर बैठे हों पंक्तिबद्ध, जैसे कई सफेद कबूतर बैठे हों पंक्तिबद्ध। डरती हैं ये कि सुनकर जोरों की हंसी इनकी, कहीं ये सफेद कबूतर उड़कर
समा न जाए आसमान में। डरती हैं ये कि सुनकर जोरों की हंसी इनकी, कहीं ये सफेद कबूतर उड़कर समा न जाए आसमान में। शायद तभी हंसती हैं ये हौले हौले, शायद तभी हंसती हैं ये हौले हौले, कांधे पर लाल गमछा लिए। खोलती हैं अपने खाने का डिब्बा, निकालती हैं चांद सी गोल रोटियां। खोलती हैं अपने खाने का डिब्बा, निकालती हैं चांद सी गोल रोटियां। धरती हैं उस पर भरवा मिर्च के अचार और कच्चे प्याज। तोड़ती हैं निवाले और देखती हैं एक टक एक ही जगह गड़ाती हुई नजर धरती पर। सोचती हैं औरत और धरती कच्ची गीली मिट्टी ही तो है। सोचती हैं औरत और धरती कच्ची गीली मिट्टी ही तो है। गिरते ही बीज जहाँ अफवा जाते हैं और उग आते हैं बिरवे, पल्लवित होते हैं प्रेम, उगते हैं सपने। और सोचती हैं यह भी कि गरीबों के सपने होते हैं बड़े बेमुरव्वत। और सोचती हैं यह भी कि गरीबों के सपने होते हैं बड़े बेमुरव्वत। फिसल कर आंखों से सीधे समा जाते हैं मिट्टी के दलदल में। और तब वहां उगाते हैं कई खरपतवार, जंगली घास या फिर ढेरों कुकुरमुत्ते। और तब वहां उगाते हैं कई खरपतवार, जंगली घास या फिर ढेरों कुकुरमुत्ते। पर वे भूलती नहीं और ढूंढकर पहचान ही लेती हैं अपने सपनों को मुलायम कुकुरमुत्तों की शक्ल में। पर वे भूलती नहीं और ढूंढकर पहचान ही लेती हैं अपने सपनों को मुलायम कुकुरमुत्तों की शक्ल में। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है महिमा हरी मिर्च। बड़े काम की है ये हरी मिर्च, बड़े काम की है ये हरी मिर्च। हरी भरी तीखी तेज तर्रार, हर तरह से मजेदार। सबकी थाली में सजती इतराती, हर थाली में अलग अलग। सबकी थाली में सजती इतराती, हर थाली में अलग अलग। गरीब की थाली में मजबूरी, अमीर की थाली में शौकिया। हर थाली की चहेती, हर दस्तरखान की रौनक है ये हरी मिर्च। बड़ा लुभावना स्वरूप है इसका, बड़ा लुभावना स्वरूप है इसका। पर इसके मिजाज से अगर आप हैं नावाकिफ, पर इसके मिजाज से अगर आप हैं नावाकिफ तो पड़ सकती है आपको महंगी। असर इसका तब तो और महान जब आप उदारता से कर लें इसका सेवन। जीभ तो लहराएगी ही, अलग सुबह अपना जलवा भी दिखाएगी। जीभ तो लहराएगी ही, अलग सुबह अपना जलवा भी दिखाएगी। हम सब भुक्त भोगी हैं इसके, हम सब भुक्त भोगी हैं इसके, फिर भी हैं इसके मुरीद। इसके तीखेपन के बावजूद इसके कड़वे हरेपन की कोई सानी नहीं। बगैर इसके उदास है हर खासो आम की थाली, जैसे बेरौनक हताश बेस्वाद से जिंदगी। मेरी अगली कविता जी, मेरी अगली कविता आपकी कविता शीर्षक है सब्जी मंडी। सब्जी मंडी। रोज गहमा गहमी रहती है सब्जी मंडी में, रोज गहमा गहमी रहती है सब्जी मंडी में। खचाखच भरे लोगों के बीच बंद बड़ी पेटियों, डालियों और टाट के बोरों में अटी पड़ी रहती हैं सब्जियां। कहीं करीने से सजी धजी सफेद पोशों सी अकड़ी हरी पगड़ी वाली मूली, कहीं बिखरी बेतरतीब बेसुध गरीब सी भिंडियों के बीच ठाट से सीना ताने दिखते हैं बैगन और प्याज। हर मिजाज के माफिक तोल मोल करते हर जेब को भाती बिकती हैं यहाँ सब्जियां। आप गौर फरमाएं तो पाएंगे हर मंडी का अपना अलग ही संसार है। आप गौर फरमाएं तो पाएंगे हर
मंडी का अलग अपना ही संसार है। कहीं टाट की बलिष्ठ पर ऊंची छत के नीचे उकड़ू बैठा बूढ़ा खुद से ज्यादा करता है हिफाजत अपनी सब्जियों का। कहीं किसी ने धूप और बारिश से बचाव का किया है बेहद पुख्ता और मजबूत जुगाड़। पांच दफा देखा है मैंने बारिश से भीगी गीली मिट्टी में घुटनों के बल चलता हुआ छोटा बच्चा, कभी पथरीली जमीन पर गिरता पड़ता, टाट के बिछौनों पर बेखबर सोता, जाने कब हो गया बड़ा पता ही नहीं लगा। और इस तरह यह बेलौस पलती जाती हैं जाने कितनी पीढ़ियां। 10 साल का बुधवा भी इसी मंडी का हिस्सा है। 10 साल का बुधवा भी इसी मंडी का हिस्सा है। बाप बीमार, माँ लाचार, संसार बचा रहे इसी कवायद में करता है सब्जियों का व्यापार। नन्ही सी जान धूल से सने नन्हे हाथों से तौलता जाता है धड़ाधड़ सब्जियां। नन्ही सी जान धूल से सने नन्हे हाथों से तौलता जाता है धड़ाधड़ सब्जियां। जोड़ते घटाते करता है हिसाब गिन गिन कर उंगलियां। हसमुख सा बुधवा लिखने पढ़ने की ललक में, हसमुख सा बुधवा लिखने पढ़ने की ललक में वही टाट के नीचे रखता है अपनी कॉपी कलम किताब और कर लेता है होमवर्क फिल वक्त जब बिकती नहीं है सब्जियां। शुक्रिया। अमृता सिन्हा जो अपनी अलग अलग जीवन के अलग अलग अनुभव लेके आपके सामने आई। दोस्तों, आप सब लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं। आप सब पाश को पढ़ा है। पाश की एक कविता है कामरेड से बातचीत। उसमें उन्होंने लिखा है कि अपनी सुविधा के लिए तुमने शब्दों को तराशना सीख लिया है। तुमने शब्दों को इस तरह कभी नहीं देखा जैसे अम्लों में मचल रहे चूजे हों, जैसे बारिश की सांवली दोपहर में धूप बुली हो। मैंने शब्दों को झेला है इनके तीखे नुकीले रूप में। इन्हें कविता का जामा पहनाकर भेजने के बाद मैं बहुत बहुत देर रोया हूँ। तो शब्दों का किसी कवि के साथ में, किसी रचनाकार के साथ में ये रिश्ता होता है तो ऐसा ही कुछ असर डालती हैं शैलजा पाठक की कविताएं। और इनकी कई कविताएं बहुत, आइए यहाँ खड़े हो जाइए। इनका संकलन मैं एक देह हूँ फिर देहरी 2015 में आया था। उस संकलन से निकल करके इनकी कई कविताएं पूरी दुनिया में घूम रही हैं, इतनी मशहूर हो गई हैं। और मुझे भी कई कविताएं बहुत पसंद हैं। अगर आपके पास हो तो ना, मेरे दुलार पाने के आखिरी दिन, तो हाँ वो नहीं है, चलिए जो भी आपके पास है सुना दीजिए। मैंने करा था कि इनकी कई कविताएं बनारस हो जाती हूँ, कमाल है लड़कियाँ, बुझी लालटेन के शीशे काले होते हैं, कोई मुझको गाता होगा, ये सब बहुत मशहूर कविताएं हैं। और चरित्रों पर बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं शैलजा जी, जैसे बच्चा चाचा है, मिसिर पंडित है, मजली चाची। तो घर परिवार रिश्ते नाते खेत सीमान पहाड़ और ग्रामीण परिवेश से आपका गहरा जुड़ाव है। रानी खेत और यानी अल्मोड़ा से हैं आप, और वहाँ खुशबू आपकी कविताओं में मौजूद है। तो आइए शैलजा पाठक से उनकी कविताएं सुने। इतनी दूर बुलाने का शुक्रिया पहले आप सबका। नमस्कार। आवाज आ नहीं रही है? ऐसा है कि मैं माइक सौंप देता हूँ। देखिए, पनवेल से चल के शैलजा पाठक जी यहाँ पे आई हैं, तो हम तो आपकी शुक्रिया हैं। तो कैसर साहब को शेर ने का रस्ते भर रो रो कर पूछा हमसे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। तो शैलजा जी बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों ऐसे ही आप हाथ में लीजिए। दो पंक्ति है पहले। एक दिन के लिए नहीं थे तुम, एक दिन के लिए नहीं थी मैं, बस एक दिन का हमारे लिए।
दूसरी कविता, ये तय करते हैं हमें कौन सा विषय पढ़ना चाहिए का फैसला हमारे घर के आंगन में बैठ घर वालों ने कर दिया। हमें 3 विषय में ढाला गया। समाजशास्त्र। हम पढ़ते रहे कैसे कैसे समाज बदला, युगों कालों समय के साथ किताबों के पन्ने भरे गए। हम उसी समाज में अपनी सुरक्षा में नंगे हाथ खड़े रहे। दूसरा था गृह विज्ञान। मेरा अपना ही घर था, मेरी चाहतों से अनजान। मैंने दर्शन शास्त्र के ऊपर से अपनी उंगली मोड़ ली और गृह विज्ञान की हो गई। घर रहन सहन पाक कला के पन्ने ही नहीं पलटे, बाकायदा गेहूं के पीसे जाने से गर्म तवे तक का सफर तय किया। पहली बार आग की भाषा समझी, नमक से नजरें मिलाई, मीठे डब्बों में बंद किए अपने तमाम करतब, तुम्हारी जुबान पर मुस्कुराई, मैंने गृह विज्ञान की सारी रस्में निभाई। तुमने सबसे आसान विषय चुना हिंदी। तुम्हें पता ही नहीं था तुमने कौन से सपने की डोर हमारे हाथ में पकड़ाई। मैं पहली बार मुस्कुराई। रेत को डोरियों पर सुखाने का सुख तुम जान भी नहीं सकते। हम रश्मि रथी लेकर सोने लगे। हम सरोज स्मृति में आंखें भिगोने लगे। हम बिहारी की नायिका बन गढ़ते कितने रूप। हम कालिदास के पागल प्रेम में बादल बनने लगे। परियों की कहानियां हमसे ही होकर गुजरी। हमारी गुम हुई चप्पल को लेकर चल पड़ा होगा कोई सुदर्शन राजकुमार। एक पैर की हकीकत वाली चप्पल पर आज भी खड़े हैं, सपनों के खातिर सपनों से लड़े हैं। आंगन के ठीक बीच बैठकर तुम आज भी तय कर रहे हो ना हमारे विषय। अभी हमने अंग्रेजी और दर्शन शास्त्र पर उंगली रखी। देखना ये भी पड़ जाएंगे कि हम जानते हैं मुश्किल से छुपती रात को जब फूलों की चादर बिछाने का हुनर। चादरों पर मोर, सावन, बादल टांकाते हैं। तुम जब भी तय करते हो ना हमारे विषय, हम चुपचाप आंगन में झांकाते हैं। बिना शीर्षक की एक कविता है। मेरे गुणों की झूठी लिस्ट बनाई गई। थी। मैं कर सकती थी तकरार, पर शादी टूट जाती है तो झूठ में थी मैं भी शुमार। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई का क नहीं जानती थी, फिर भी मेरे नाम के तमाम चादर, पर्दे, टेबल क्लॉथ की प्रदर्शनी हुई। खाने की लजीज प्लेटों के एक मसाले का नाम न पता था मुझे, पर उन लोगों ने मेरे नाम के साथ उंगलियां चाटी। मेरी ग्रहों से पीड़ित कुंडली को तंत्र मंत्र से ठीक कराया गया और मुझे ठिकाने लगाया गया। मैं सवालों से भरी दूसरे आंगन में खड़ी सर का पल्लू ठीक कर रही थी। मैं सच कहने को मर रही थी। यूं कि मुझ में कोई गुण नहीं जो सुनकर मुझे ब्याह लाए तो। यूं तो हूं मैं खुली किताब, हथेली पर सरसों उगाने का करिश्मा नहीं कर सकती। मैं सामान्य हूं, ज्यादा सर्कस नहीं कर सकती। मैं पतंग को देर तक उड़ते देख सकती हूँ। मैं उसके कटने पर घंटों उदास रह सकती हूँ। मैं बेवजह खिड़की पर बैठी आसमान ताकती हूँ। बक्से में भरा तमाम आर्ट झूठ है। मुझे क्यों नहीं बतानी चाहिए वो बात जो है मुझ में। मुझे क्यों होना चाहिए सर्वगुण संपन्न। नहीं, मैं बेहद एवरेज हूँ। घर के बारात भर मेहमान संभाल लूं मैं वो नहीं हूँ। रसोई मजबूरी है मेरी, घर बेतरतीब अच्छे लगते हैं मुझे। मैं ज्यादा सज धज से बीमार पड़ जाती हूँ।
आपकी ऊंचाई से मैच करने को हील नहीं पहन सकती, सॉरी। पर मेरे मुंह में जुबान है, पर मेरे मुंह में जुबान है। मैं देख और सुन सकती हूँ, मैं भींगे गानों के बोल पर भींग जाती हूँ, मैं बेसुरा ही सही जोर से गाती हूँ। पिक्चर देखते हुए रोती हूँ और हंसती भी हूँ। हमें हमारे होने के साथ प्यार किया जाए, हमें हमारे होने के साथ प्यार किया जाए। राजरानी के दिल हैं, टूटते भी हैं। दिखावे के लेप से दूर मैं जो हूँ, अर्जी में लिख रही हूँ। बक्से की बात सारी फर्जी है, और ये बताते हुए मैं जरा भी शर्मिंदा नहीं। शुक्रिया। सबको तो एक ही बात नहीं है। दो किलोमीटर की कविताएं लिखी हैं मैंने। आप आई भी तो पलवल से। सही बात है। शीर्षक है औरतें समंदर में धान बोने चली हैं। औरत जल्दी जाग रही, औरत जल्दी जाग रही, औरत तेज भाग रही, ज्योतिषी को दिखा रही हाथ, पूछ रही कोई मन की बात। पति के प्यार की रेखा को सहला रही, पति के प्यार की रेखा को सहला रही, 51 रुपए धीरे से चुका रही। औरत यकीन रखती है, औरत राह करती है। ये चुपचाप देखती है फलादेश, ये चुपचाप देखती है फलादेश। लाल कपड़े में धान दान करने से कम हो सकते हैं कलेश। ये शांति के जाप में 1000 माला फेरती है, ये गन्ने की तरह अपना शरीर फेरती है। औरत कबीर के दोहे गुनगुना रही, औरत मीरा हो जा रही। भरे सिंदूर बड़े टीके की औरत रोज बिस्तर पर चली जा रही। आपको पता दिए मेरे को यार। नहीं देवानी जी, वो आगे रख दो, आगे रख दो। हाँ आगे रख दो। वही वही। चलिए फिर से शुरू कर दीजिए। अच्छा वापस से झेलिए शुरू से। औरत जल्दी जाग रही, औरत तेज भाग रही, ज्योतिष को दिखा रही हाथ, पूछ रही कोई मन की बात। पति के प्यार की रेखा को सहला रही, 51 रुपए धीरे से चुका रही। औरत यकीन रखती है, औरत राह तकती है। ये चुपचाप देखती है फलादेश। लाल कपड़े में धान दान करने से कम हो जाते हैं कलेश। ये शांति के जाप में 1000 माला फिरती है, ये गन्ने की तरह अपना शरीर पेरती है। औरत कबीर के दोहे गुनगुना रही, औरत मीरा हुई जा रही। भरे सिंदूर बड़े टीके की औरत रोज बिस्तर पर चली जा रही। औरत की चोटी गूंथती दूसरी औरत बता रही, पतले हो गए हैं बाल देखो। आंख के गड्ढों में नीला है तालाब, इसी में खिलते थे ना ख्वाबों वाले गुलाब। ये झर झरी जा रही, ये झर झरी जा रही। चादरों में झालर लगा रही, कॉलर के नीचे दबी है रुमाल बनकर, नमक सी गली जा रही। ये चाय में भाव, उंगली पर जा, पंचायत में खा, आंख के मीटर से रोज नापी जा रही। औरत है, औरत की तरह मरी जा रही। शुक्रिया। छोटी सी याद मुझे हुआ था, अच्छा होगा। चलिए बीच में जरूरत पड़ी मैं शैलजा पाठक को दोबारा बुला लूंगा। और रीता जी आइए, माइक चेक कीजिए। क्या है कि जिसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी मैं क्या करूं, मैं पूछता हूँ सपोर्ट की जरूरत है कि इसको साइड में कर दें, ऐसे चाहिए। हाँ क्या करें, नहीं बाद में शिकायत नहीं आएगी। वो माइक आ रहा था हमारे सामने, ध्यान नहीं दिया आपने। आपको ही शिकायत आएगी, वो आपको ही शिकायत आएगी कि फेसबुक में माइक ने मेरा चेहरा कवर कर लिया। ठीक
हाँ, अभी हाँ, रीता दासराम मेरे साथ में खड़ी है। रीता जी जो है अभी तो पूरा दिखाई पड़ रही है फेसबुक पे, बाकी बात और जाए। देखिए, केदारनाथ सिंह की एक छोटी सी कविता आप सबने पढ़ी होगी कि मुक्ति का जब कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं कविता लिखने बैठ गया हूं। मैं शब्दों को पूरी ताकत के साथ फेंकना चाहता हूं आदमी की तरफ। मैं भरी सड़क पर सुनना चाहता हूं वो धमाका जो शब्द और आदमी की टक्कर से पैदा होता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये शब्दों की ताकत है। उन्होंने आगे ये भी लिख दिया कि मैं जानता हूं लिखने से कुछ नहीं होगा, फिर भी मैं लिखना चाहता हूं। तो जो उनकी ये नाउम्मीदी है, इसमें बहुत बड़ी उम्मीद छुपी है। और ऐसे ही उम्मीद लेकर के रीता जी आपके सामने आ रही हैं। मैं छोटा सा आपका एक परिचय दूं कि आप हिंदी में एमए और मुंबई विश्वविद्यालय से पीएचडी हैं। तृष्णा एवं गीली मिट्टी के रूपाकार 2 काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। और आपकी कहानियां लम्हे, गंभीर, समाचार, मनशवी आजकल जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। और आपने एक बड़ा अच्छा नेक काम किया है कि इजिप्ट यात्रा संस्मरण लिखा जो ज्ञानोदय में प्रकाशित हुआ। दबंग दुनिया और दक्षिण मुंबई अखबार में आप कॉलम लिखती हैं। उज्जैन में शब्द प्रवाह साहित्य सम्मान, नागदा में अभिव्यक्ति गौरव सम्मान, अहमदाबाद में हेमंत स्मृति सम्मान और दतिया में शब्द मधुकर सम्मान से आपको सम्मानित किया जा चुका है। कई राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपके आलेख भी प्रकाशित हुए हैं और मुंबई और बनारस यूनिवर्सिटी में आप अपने प्रपत्र भी पेश कर चुकी हैं। तो आइए अपनी कविताओं के साथ रीता दासराम आपके सामने है। आइए रीता जी। नमस्कार। लोखंडवाला कविता क्लब के इस मंच को मैं सादर नमन करती हूँ। यहाँ बैठे मेरे कवि मित्रगण, सभी विद्वजन और श्रोताओं का प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद यहाँ मुझे स्थान देने के लिए। देवमणि जी, आभार व्यक्त करती हूँ आपका। कविता का शीर्षक नहीं है टच स्क्रीन के मोह में जुटी पूरी दुनिया, भाव शून्य से वक्त पर न देख रही है, न पढ़ रही है, न समझ रही है, न ही उड़ेल रही है भाव भीतर प्रकोष्ठ में 4-5 अंक देखने के बाद बाहर आ जाते हैं। बौद्धिक स्तरीय उबाऊ अस्तित्व बिकाऊ होना पसंद करते हैं। हम करते हैं पसंद पूरा होना आसान टुकड़ों में बंटकर, और पूरी होती है छत के बिना, जैसे हो जाती है दीवार पूरी नेह के बिना। पूरा होता है एक समुंदर कहते पानी पानी, हम उड़ते हैं आसमान में पंखों बिना। बेलती है रोटी में एक औरत पूरा चांद, जैसे शब्दों में देख लिया है हमने होना गरीब। आंसू का मतलब और भूखे होने की समीक्षा। हम नमक का मतलब जान जाते हैं तकिए में भीगी रात से। नींद बेचना और खरीदना जैसे आंखों को खोलना और बंद करना नाटक भर है। हम प्रेक्षागृह के अंधकार में रोशनी उलीझ रहे होते हैं, देखने सत्य मिथ्या धारणा के साथ, जहाँ देखना एक भ्रम है और पूरे भ्रम के साथ जीना एक कला। थोड़ा सा माइक के पास रहिए आप। माइक की पोजीशन देखिए। थोड़ा सा और आगे लीजिए। ठीक है, अब ठीक है। उनके पास अगर एक नॉर्मल छोड़ देंगे तो सही हो जाएगा। अब ठीक है।
कविता का भी शीर्षक नहीं है। दुखद है राजनीतिक पार्टियों की तरह साहित्यकारों का बढ़ जाना, विचारों से, उद्देश्य से, नैतिकता से, रणनीति से। रह जाती है सामाजिक वेदना, उम्मीद लगाए टोहती, कहीं तो बची होगी आंखों में मिट्टी। उन संबंधों के बगैर भी पत्थर नहीं होंगे भाई, रिश्ता रहेगा बचा जमीन से, जिसमें साथ अग्नि के निकले पानी भी। मानवता की चीख पुकार वाकई जाए सुनी, भौतिकता और भेड़ चाल नहीं, पूरी मानसिकता हो साथ। जीते हुए संसार में साजिश का बला मृत्यु कृत खत्म हो, आंखों में जन्मे जीवन भी। उद्देश्य लक्ष्य हो इतना कि मानवता न रिरियाए न तोड़े दम। लाठी टेके चश्मा लगाए एक पुकार, प्रयासरत है अनुत्तरित ही। लेखनी रहे लेखनी ही, चाल न हो, शब्द शब्द हो साअर्थ, व्यापार न हो। साहित्य में सदा बचा रहे साहित्य ही, किसी पार्टी का आह्वान न हो। मेरी अगली कविता है हमारा साथ। थोड़ा रह गया है मेरा आना और जाना तुम्हारे पास, थोड़ी रुकी हुई हूं मैं तुम्हारे आसपास। देखते हुए तुम्हें कि कैसे जी लेते हो तुम मेरे बगैर, मुझसे दूर रहकर भी मेरे बाद। गुजरते समय से बेधड़क किस तरह निकाल लेते हो तुम मुझे मेरी जूठी प्याली के साथ। और फिर देखती हूँ मैं रह लेना अपना तुम्हारे बिना और तुम्हारे बाद। बावजूद इसके कि रह रहे हैं हम अलहदा, बचे हुए हैं फिर भी कुछ कुछ साथ साथ। रहता है खुशगवार, करता है बात मुझसे तुम्हारा वजूद घंटों अकेले, कि नहीं होना तुम्हारा नहीं खलता, न ही बुरा लगता है मेरी आहट से प्रेषित शब्दों को तुम्हारा भूल जाना। उन जगहों को जो खामोशी के पीछे भी बची हुई थी, जिससे गुजरते तुम देख लिया करते थे मेरी तलहटी में पड़े पदचिन्ह, जो जमी हुई जमीन के भीतर का बयार थी। उन लेते थे तुम, उसके साथ ही शब्द आंच की खामोश सलाह, जिसे तुम अब भी बगावत चाहते हो कहना। कहते हो ठहरी हुई रोशनी को ले जा रहा हूँ साथ, उर्वरा बातों की इमारतों में संकेत की भाषा पर पिरो लूंगा इसमें जीवन। मेरे शब्दों के भरभरा कर मर जाने के बाद भी इस तरह बचा लेना चाहते हो तुम अस्तित्व मेरा और तुम्हारा हमारे प्यार के साथ। एक कविता है घास। दबी हुई घास की चीख सुनाई नहीं देती, दबी हुई घास की चीख सुनाई नहीं देती। हरियाली की जिम्मेदारी उसे जिंदा रखता है उसे उसका बिछ जाना, जमीन पर पकड़े हुए अपनी जड़ों को जिलाए रखना, मौसम के सहलाहट से अपनी कायनात। जीना हरियाली के लिए ताउम्र, अपने अस्तित्व को पैरों तले देखते हुए। सूख कर गायब हो जाना उसका तेज धूप में अच्छा नहीं लगता, फिर भी बचा रखती है घास सूखी काया में अपनी धड़कन। बारिश की हल्की फुहारों में उठ फैलती पसर जाती है चौगुनी विस्तार से धरा पर। पिरोती शालीनता से ध्वज का हरा सम्मान दूब बनी जाती है पूजी। हम हरी घास को कुचलते, उसमें भागते दौड़ते खड़े गौरान्वे अपनी धरा पर इतराते हैं, बिना एहसास के कि पैरों तले दबी हुई घास की चीख सुनाई नहीं देती।
हमारे मित्र और शुभ चिंतक युवराज गुलाटी साहब बैठे हैं। आपका गुलाटी साहब बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, थैंक यू। आप पधारे कविता सुनने के लिए गुलाटी साहब। और धीरेन्द्र अस्थाना जी, जाने माने कथाकार पुस्तकार, आप हमारे सामने बैठे हैं। अस्थाना जी बहुत बहुत स्वागत है। ललिता अस्थाना जी, नलनी बिष्ट जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और रहमत सैयद जी, जो भी आप दोस्त भी पधारे हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग आगे बढ़े। सचमुच ऐसा लग रहा है कि आप लोग शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छे शौकीन, जितने ध्यान मग्न मुग्ध होकर के कविताएं सुन रहे हैं, ये रचनाकारों के लिए गौरव की बात है। मुंबई शहर में जहाँ इतनी आबादी है, इतना लोग है। देखिए हमारे एक शायर दोस्त है फरहत एहसास इलाजी, आइए। तो उनका शेर याद आ रहा है कि दिलो जान की तबाही की शिकायत पर वो ये बोले, तुम अपने घर की चीजों की हिफाजत क्यों नहीं करते। यहाँ दिलो जान की तबाही की शिकायत पर वो ये बोले, तुम अपने घर की चीजों की हिफाजत क्यों नहीं करते। इलाज अपना कराते फिर रहे हो, जाने किस किस से मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। मोहब्बत का यही पैगाम इलाजी जो है पूरी दुनिया में बांट रही है। और इश्क पर लिखी हुई इनकी कविताएं काफी दूर तक गई, बहुत दूर तक सराही गई। और कविता का जो सबसे बड़ा उत्सव होता है जश्न रेख्ता, पिछले साल उसमें आपको आमंत्रित किया गया था कविता पाठ के लिए। आपने MBA किया है और 8 वर्ष विभिन्न कंपनियों में मार्केटिंग और सेल्स के अलग अलग पदों पर काम किया। साहित्य और वॉइस ओवर को भरपूर वक्त दे रही हैं। लेखन और कथावाचन के साथ ही कार्यक्रमों का संचालन भी करती हैं। और प्रतिध्वनि ग्रुप आप परफॉर्मिंग आर्ट के तहत विभिन्न कलाओं को एक मंच पर लाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। ऐसे ऐसे इनके कविताओं के शीर्षक होते हैं कि मुझसे इश्क में इंतजार नहीं किया जाता, ऐसे ना। आइए इला जी का तालियों से स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज पीछे तक आ रही है आप लोगों को साफ। तो दरअसल कहा जाता है कि अपनी कविताओं का चयन अपने सुनने वालों के हिसाब से करते हैं। और क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस जगह में आई हूँ यहाँ पर कविताएं पढ़ने, लिखने, समझने वाले, साहित्य को समझने वाले लोग हैं, तो बिल्कुल मैं अपनी कविताओं का चयन फिर उस हिसाब से करूँगी। कविता में विषय की कभी नहीं रहती है, किसी को भी नहीं रहेगी। तो इश्क उसमें एक हिस्सा है, लेकिन उसके अलावा भी कविताओं में और भी रंग होते हैं। तो पहली कविता से शुरुआत करते हैं। मेरी ज्यादातर कविताओं के शीर्षक नहीं होते, छोटी कविताएं। उन्होंने हमेशा हमें जवाब देने के लिए तैयार किया। उन्होंने हमेशा हमें जवाब देने के लिए तैयार किया, क्योंकि सवाल करने का अधिकार सिर्फ उन्हें था। उन्होंने हमेशा हमें जवाब देने के लिए तैयार किया, क्योंकि सवाल करने का अधिकार सिर्फ उन्हें था। और सवाल करने की लड़ाई थी वर्चस्व की लड़ाई। वर्चस्व सोच पर, सांस लेने पर, हवा, पानी और प्रकृति के उस आखिरी पेड़ पर भी जिस पर लटकी अकेली हरी पत्ती उनके सवालों की आंधी में फड़फड़ा रही थी। लकीर से पतली नदियां, बेघर परिंदे और सूखे हुए पेड़ किसी से सवाल नहीं कर पाए ना। लकीर से पतली नदियां, बेघर परिंदे और सूखे हुए पेड़ किसी से सवाल नहीं कर पाए, उस ईश्वर से भी नहीं जिन्होंने उन्हें पैदा किया। ईश्वर की हालत उस मां सी हो चली थी जिसे अपनी सारी संतानों में से किसी एक को चुनना था। वो जवाब देने ही वाली थी कि उसकी सबसे छोटी संतान ने खुद को चुन लिया। संतान की कई पीढ़ियों के बाद पैदा हुए एक बच्चे ने मां की कोख में इतने जवाब सुने थे कि उसे वो सिर्फ एक शोर लगते थे। उसका पहला रोना दरअसल रोना नहीं था, एक सवाल था। मुझे पैदा करने का हक तुम्हें किसने दिया?
जब मेरे हिस्से के सारे अधिकार तुम्हारी बपौती होने थे। और उसके इतना कहते ही वो अकेली पत्ती भी जलकर राख हो गई। शुक्रिया। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। अंधेरा निगल जाता है बच्चों को जैसे मशीन गन के सामने रख दी गई हो मेले में गुब्बारे फोड़ने वाली एक बंदूक। अंधेरा निगल जाता है बच्चों को जैसे मशीन गन के सामने रख दी गई हो मेले में गुब्बारे फोड़ने वाली एक बंदूक। जंगलों में बहने वाली नदी में फट जाए सारे बादल। जंगलों में बहने वाली नदी में फट जाए सारे बादल, जिसमें शेर और हिरण एक साथ बह जाए। थाली के आकार की रोटी के किए जाए असंख्य टुकड़े और खाने वाले हाथों की संख्या हो पैरों से दुगनी। अंधेरे में जंगल की नदी दिखती है किसी सागर सी और चांद की परछाई को रोटी समझने वाली आंखें और कुछ नहीं देख पाते। आप प्रेम की बात प्रेम होता है हथों वाली आराम कुर्सी सा। प्रेम होता है हथों वाली आराम कुर्सी सा कि जिसकी किसी भी टेक लग बेसुध सो सके। किसी भी टेक लग बेसुध सो सके। पांव को जमीन और आसमान मिले एक साथ। पांव को जमीन और आसमान मिले एक साथ और हाथों को मिल जाए दो हाथ अपने आकार के। इसमें समाना और बाहर निकलना चुनाव होता है। प्रेम में समाना और बाहर निकलना एक चुनाव होता है और प्रेम में विकल्प थोड़े ना तलाशे जाते हैं। शुक्रिया। 5 ही मिनट हुआ, 2-3 मिनट और। दरअसल सबको 3 दिन कविताएं गा दो तो हमने 3 के हिसाब से नहीं, छोटी तो वो होने ही वाली है। मुझे लगा कि इतना सुनाना तो इतना ही सुनाएंगे जो करना खुलिया दरअसल पढ़ने में बहुत सारे सुनाएंगे। एक छोटी कविता। प्रगतिशील होने की जुगत में वो दौड़ते रहे प्रगति के पीछे। प्रगतिशील होने की जुगत में वो दौड़ते रहे पीछे प्रगति के पीछे। मगर उनका शील अटका रहा पायजामे के नाड़े में। जिसका एक सिरा अभी तक उनके घर, गली और मोहल्ले की कम प्रगतिशील औरतों की चप्पल की तले लटका है। एक इश्क पर एक छोटी सी कविता और सुना देते हैं जो लोगों ने सुनी और सराही कि मैं अक्सर चुरा लेती हूँ आसमान से चांद। इसी की बात कर रहे हैं। मैं अक्सर चुरा लेती हूँ आसमान से चांद और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। मैं अक्सर चुरा लेती हूँ आसमान से चांद और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। वो भी मानते हैं कि अमावस की रात का कानून सच्चा है। तुमसे जुड़ा ऐसा कानून क्यों नहीं? तुमसे जुड़ा ऐसा कानून क्यों नहीं कि मैं चुरा लूं तुम्हें और कहीं कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज ना हो। शुक्रिया। अनुराधा जी आइए। देखिए कविता के बारे में एक छोटी सी कविता है मंगलेश डबराल की, आप सबने सुना होगा। ऐसे खड़े जाइए, उधर यहाँ रख लीजिए फाइल रख लीजिए। कविता दिन भर थकान की तरह थी, रात में नींद जैसी, और सुबह पूछती हुई क्या तुमने खाना खाया रात को। कविता समाप्त। ये बाकी सब कविताओं की तरह। हाँ, तो ये जो है कविता का हमारी जिंदगी से क्या नाता है, एकदम जिंदगी का पर्याय बन गई ये कविता।
बिल्कुल वैसे ही जिंदगी से पहले बहुत गहरी जुड़ाव वाली कविताएं लिखती हैं अनुराधा सिंह जी। आप चर्चित कवयित्री और अनुवादक हैं। ईश्वर नहीं नींद चाहिए काव्य संग्रह 2018 में भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ और इंडिया टुडे के आकलन में कहा गया कि ये साल के सबसे उल्लेखनीय 2 संग्रहों में से एक है। और हाल ही में इनके इस कविता संकलन का दूसरा संस्करण भी प्रकाशित हुआ। हंस, पहल, नया ज्ञानोदय, पाखी, समालोचन, वागर्त, भवंती सदा, नीरा जैसी राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपकी कविताएं लगातार प्रकाशित होती हैं। इंडिया टुडे, प्रभात खबर और नवभारत टाइम्स की साहित्य वार्षिकी में आपको शामिल किया गया। कई आश्रयित कवियों की कविताओं और आलेखों का आपने हिंदी में अनुवाद किया। प्रबंधन कक्षाओं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट, प्रबंधन कक्षाओं में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को बिजनेस कम्युनिकेशन का निःशुल्क अध्यापन करती हैं आप। तो आइए अनुराधा जी से उनकी कविताएं सुने। आइए अनुराधा जी। नई कविता है ये, संग्रह में नहीं, शुरू करती हूँ। 3 कविताएं सुनाऊंगी। माँ का असलहा। पिता 75 के हैं। पिता 75 के हैं, 1 साल हुआ फालिज हुए, उनके दोबारा चल सकने की उम्मीद सबसे कम उस डॉक्टर को है। पिता 75 के हैं, 1 साल हुआ फालिज हुए, उनके दोबारा चल सकने की उम्मीद सबसे कम उस डॉक्टर को है जो हिलाता है सर बार बार देखकर स्कैन। उनके दोबारा चल सकने की उम्मीद सबसे अधिक माँ को है और उन नीली चप्पलों को जिन्हें झाड़ पोंछ कर रखती हैं वह रोज उनके पलंग के नीचे। छोटे थे हम, माँ धमकाती थी पिता की बड़ी सी चप्पल दिखाकर। पिता 75 के हैं, 1 साल हुआ फालिज हुए, माँ के पास पिता के फालिज से लड़ने का एक ही असलहा है, उनकी नीली चप्पल। प्रेम कविता सुनाऊंगी और फिर ये तय है कि जैसे तय है सूरज का निकलना, कि जैसे तय है सूरज का निकलना, कि जैसे तय है मौसम का बदलना, कि जैसे तय है, कि जैसे सांस का आना है निश्चित, कि जैसे तय है पत्थर रास्ते में, सभी होंगे सफर में साथ मेरे, ये तय है तुम न होगे। सभी होंगे सफर में साथ मेरे, ये तय है तुम न होगे। कभी जब रात हो और नींद ना हो तो सबके संग तुम्हारी बात होगी। कभी जब रात हो और नींद ना हो तो सबके संग तुम्हारी बात होगी। शहर के गर्द चक्का जाम दुख में तुम्हारी याद का जंगल उगेगा, मगर जब भी तुम्हारी बात होगी ये तय है तुम न होगे। किसी दिन पेट भर खाऊंगी रोटी, किसी दिन आत्मा तक प्यास होगी, किसी दिन नींद में गेहूं उगेंगे, किसी दिन बावड़ी भर रेत होगी। कई शक्लों में ढलकर दिन मिलेंगे, ये तय है तुम न होगे। कोई चक धूप में मारेगा पत्थर, कोई चक धूप में मारेगा पत्थर, तो आधी नींद में ढूंढूंगी मरहम, ये पत्ता एक दिन पीला पड़ेगा। हजारों आंधियां नापेंगी दमखम, कभी जीतूं कहीं मैं हार जाऊं, ये तय है तुम न होगे। सभी होंगे सफर में साथ मेरे, ये तय है तुम न होगे। 3 बोली थी, एक छोटी सुनाकर और फिर ये क्योंकि बनारस वाली बंदी है तो बनारस की कविता सुना देती है। मेरी भी ट्रेन खुल गई। बनारस से दिल्ली आने जाने वाली किसी गाड़ी में बैठा हुआ एक आदमी फोन करके बाकायदा बताता था कि ट्रेन खुल गई, और यह बात वह बड़े ही निष्ठापूर्वक बताता था हर बार। मेरी बोली में ट्रेन चल देती है, मेरी बोली में ट्रेन चल देती है, जिसका समाचार एन उसी वक्त किसी अपने को देना वैसा जरूरी नहीं जैसा ट्रेन खुलने पर देना होता है।
ट्रेन खुलने में जीवन की तमाम विपदाओं से बगटुट भाग निकलने का जो भाव है, उसके लोहे के निरंतर बढ़ते शोर में जीवन कारा से मुक्ति का जो उद्घोष है, वह ट्रेन के चल देने में कहा। उसने मुझसे बस इतना कहा कि माँ के जीवित रहते वह ट्रेन खुलने की सूचना उसे ही दे दिया करता था, कि माँ के जीवित रहते वह ट्रेन खुलने की सूचना उसे ही दे दिया करता था। अब दुनिया में ऐसा कोई बात नहीं जिसमें यह जानने की जिज्ञासा शेष हो। चीजें कुछ ऐसे घटी कि मैं उस शहर में हवाई जहाज से गई और आई, जहां जाने के लिए किसी ट्रेन में बैठना था मुझे, और किसी से कहना था, देखो मेरी भी ट्रेन खुल ही गई आज। आखिरी कविता है पाताल से प्रार्थना। साल 2006 में सिरसा, पटियाला और करनाल के कुछ निजी अस्पतालों के पीछे कुएं पाए गए। उन कुओं में हजारों की संख्या में नवजात बच्चियों के शव और भ्रूण पाए गए। आप समझ सकते हैं, घर वाले ही ये काम करते थे। पाताल से प्रार्थना कविता की थीम वही है। सिरसा, पटियाला और करनाल में बच्चियां कुओं में गिर पड़ी हैं। सिरसा, पटियाला और करनाल में बच्चियां कुओं में गिर पड़ी हैं। हालांकि उन्हें जन्म लेने में कुछ घंटे, दिन या महीने शेष थे अभी। सबसे बड़ी की उम्र 2 घंटे 12 मिनट है। दादी जन्म के 2 घंटे बाद पहुंच पाई थी अस्पताल। चूंकि दादी जन्म के 2 घंटे बाद पहुंच पाई थी अस्पताल, इस बीच पी चुकी थी वे दूध 1 बार, गीली कर चुकी थी कथरी 2 बार, लग चुकी थी माँ की छाती से कई बार। अब कुएं भर में सिर्फ वही पहने हैं एक पाड़ घिसी चादर, चूंकि जन्म ले चुकी थी मरते वक्त अब उसे ही है आवरण का अधिकार। चूंकि जन्म ले चुकी थी मरते वक्त अब उसे ही है आवरण का अधिकार। सिरसा, पटियाला और करनाल में बच्चियां कुओं से बाहर आकर जन्म लेना चाह रही हैं। शेष इच्छाएं गौड़ हैं। सबसे पहले उन्हें बाकायदा पैदा किया जाए ससम्मान। उनकी नालें अब भी जुड़ी हैं नाभि से। वे उन्हें रस्सी बनाकर कुएं से बाहर आना चाह रही हैं। वे उन्हें आम की शाख पर डालकर झूला पीना चाह रही हैं। वे उन रस्सियों पर गिनती से कूदना चाह रही हैं। सिरसा, पटियाला और करनाल में कुछ बच्चियों के फेफड़े नहीं बने अभी। सिरसा, पटियाला और करनाल में कुछ बच्चियों के फेफड़े नहीं बने अभी। हवा और रोशनी की प्रार्थना गा रही हैं संवेद, जबकि उन्हें पता है आसमानों का ईश्वर पाताल के बाशिंदों की नहीं सुनता। कुछ के पांव नहीं बने अभी, कुछ की उंगलियां कुओं से बाहर आकर पंक्तिबद्ध अस्पतालों में जाना चाहती हैं। आंखें अक्सर बंद हैं सबकी, फिर भी देखना चाहती हैं। सोनोग्राफी मशीनें, ऑपरेशन थिएटर, फोर्सेप्स नट पर छूना चाहती हैं। ग्लिसरीन के इंजेक्शन, सीसा, गला घुटने वाली उंगलियां करना चाहती हैं। जरा ताजुब करना चाहती हैं, जरा ताजुब। कितना लाव लश्कर खड़ा किया है रे, एक बस हमारी आमद रोकने के लिए इस दुनिया में। देखिए, ये हमारे दोस्त केशव राय की वाल पे लाइव प्रसारण चल रहा है और लखनऊ से, भोपाल से, दिल्ली तक से कमेंट वगैरह आ रहे हैं और इससे लोग ये समझ जाएंगे कि हमारे मुंबई शहर में जो ये कवियत्रियों की टीम है वो कितनी पावरफुल है, कितनी शक्तिशाली है। उनकी कविताओं से जाहिर हो जाएगा। और हमारे पास करीब 1 घंटे का समय है। एक कविता अपनी पसंद की कवित्रियां पढ़ेंगी, उसके बाद हम थोड़ा सा संवाद आपसे करेंगे। तो सबसे पहले संध्या जी आइए, अपनी अपनी पसंद की कोई भी कविता, एक कविता के लिए फिर से कवित्रियां यहाँ पर आएंगी, उसके बाद थोड़ा संवाद। आइए। जो पन्ना खुल गया संध्या जी क्या?
इस कविता का शीर्षक है डर। मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है, क्यों ना जाने। मुझे बहुत डर लगता है, क्यों ना जाने। जो चीजें, जो बातें नहीं डराती, उनसे भी मुझे बहुत डर लगता है। सुबह के आते अखबार से, बदलती हुई सरकार से और आदमी की बदलती चाल से भी मुझे बहुत डर लगता है। ना जाने मेरे अंदर के 9 रसों में से भयभीत रसी क्यों रही है। ना जाने मेरे अंदर के रसों में से भयभीत रसी क्यों रह गया है। शायद इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। ईश्वर का नाम लेते भी इंसानों को देखना पड़ता है। ईश्वर का नाम लेते भी इंसानों का मुंह देखना पड़ता है। मंदिर मस्जिद जाने से पहले आगे पीछे देखना पड़ता है। अब तो जानवरों के साथ साथ इंसानों से भी बहुत डर लगता है। अब तो जानवरों के साथ साथ इंसानों से भी मुझे बहुत डर लगता है। जाने कब खत्म होगा मेरा ये डर, ये रस। शायद कभी नहीं, शायद कभी नहीं, क्योंकि ये रस, ये भयभीत रस फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। कुछ एक को छोड़कर सभी को अपने डर में डुबोता जा रहा है। मुझे डर है, मुझे डर है उस दिन से, मुझे डर है उस दिन से जब सब डरने लगेंगे, जब सब डरने लगेंगे एक दूसरे से, रोटी से, पानी से और अपने ही जिस्म के हिस्सों से। उफ, क्या होगा तब। देखा, कल्पना भी मुझे डराती है। वाकई मुझे बहुत डर लगता है। रजिया जी इनका फोटो खींच लिया है, कुछ जाने वाली है बेटियां। कविता गुप्ता जी को जल्दी जाना था, मैं उनको भूल गया, दोबारा बुलाना था। तो कविता गुप्ता जी से हम एक कविता सुनेंगे और उसके बाद शैलजा पाठक जी से एक कविता सुनेंगे और उसके बाद वो जाना चाहेंगी, हम रोकेंगे नहीं क्योंकि बहुत लंबी दूरी तय करनी है। कविता गुप्ता जी आइए, स्वागत है। आप तालियों से स्वागत करें। इस बार जो कविता पढ़ रही हूँ शीर्षक है अबला। मेरी कांच की चूड़ियां ढाल देती हैं दर्द लोहे को भी, ना सिर्फ उपयोगी आकारों में बल्कि हथियारों में। मेरी कांच की चूड़ियां ढाल देती हैं दर्द लोहे को भी, ना सिर्फ उपयोगी आकारों में बल्कि हथियारों में भी। मेरे माथे का झूमर उठा लेता है बड़ी बड़ी इमारतों का ईंट गारा। गरम खौलती डामर मेरी पायलों से बह बह कर बना डालती है ये सर्दी। मोतियों के हार सदृश अपनी फसल की पोटली बांधे पीठ पर गर्व से करती रहती हूँ बीजा रोपण। मेरे माथे का श्रम जल गालों का रक्त चुराकर कर देता है खेतों का सिंचन। इस पर भी देकर अबला नाम सौंप दिया मुझे पुत्री, बहन, बहू व पत्नी का दायित्व। इस पर भी देकर अबला नाम सौंप दिया मुझे पुत्री, बहन, बहू व पत्नी का दायित्व और इस सबसे ऊपर माँ का दायित्व। और इस सबसे ऊपर माँ का दायित्व, जिस दायित्व का अपना रक्त पिलाकर पालन कर, स्वयं को मिटाकर जीवन देती और फिर अपनी उसी फसल को अपने से ही दूर जाते देखती हूँ चुपचाप। कविता जी के बाद
शैलजा पाठक जी आइए। एक प्रेम पर कविता। ये फोटो अच्छा है। खिंचवा लीजिए फोटो। जब तुम लिख रही थी चांद, मैं सड़कों में उभर आए गड्ढों को पाट रहा था। जब तुम लिख रही थी चांद, मैं सड़कों में उभर आए गड्ढों को पाट रहा था। मैं मेड़ को कस रहा था, अपने खेतों के ओर छोर पर चला रहा था हल, रोप रहा था पसीना, सुस्ता रहा था, देख रहा था लहलहाती फसल। जब तुम लिख रही थी नदी, जब तुम लिख रही थी नदी, मैंने सारे बंधे पेड़ तोड़ दिए। मैंने सारे बंधे पेड़ तोड़ दिए थे कि तुम आओ और बस जाओ हमारी जमीन में। जब तुम लिख रही थी हवा, खुशबू, मेरे रात के सिरहाने हरियाली महक उठती थी। थालियों में परोसी जा रही थी मनुहार वाली रोटी, मेरा चूल्हा, मेरा आंगन महक रहा था। एक दिन तुमने इंतजार लिख दिया, एक दिन तुमने इंतजार लिख दिया। काले बादलों ने घेर लिया मुझे, पौधे उदास जमीन को देखने लगे। मेघ पर मैं चल नहीं धंसा जा रहा था, चूल्हा जला भर, रोटी नहीं बनी सौंधी, न सिरहाने हरे सपनों की कतार थी। और गजब तो तब हुआ, और गजब तो तब हुआ जब तुमने नहीं लिखूंगी बोलकर मोड़ दिए सफेद पन्ने, बंद कर दी कलम, मेरी लहकती फसलों को लकवा मार गया। मेरी लहकती फसलों को लकवा मार गया। काट बने मेड़ों से टूटने की आवाज आई, दहकते चूल्हे में हाथ रोटी को जलाया, सिरहाने मौन खड़ा रहा बंजर खेत। तेरे कलम की नोक पर चलती है मेरी सांस, तेरे कलम की नोक पर चलती है मेरी सांस। तेरे लिखने से जिंदा है गांव, खेत, मेल, हवा, बादल। आज मुलाकात देखो, आज मुलाकात भी तो धरती सजना चाहती है, बादल उमड़ना, महकती माटी सी जमीन। मुझे समो लो, मुझे सौंप लो, मैं समय के अकेले पत्ते पर ओस सा काम कोई बात नहीं। कविता जी एक बिजनेस वूमन भी है, बहुत बड़ा व्यवसाय संभालती हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। कविता जी बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। और परमल कोई दूर नहीं है, शैलजा जी आप रुकना चाहें तो भी थोड़ी देर रुक सकती हैं। हाँ, अमृता सिन्हा जी आप पधारिए। अमृता जी के बाद हम लोग रीता जी को सुनेंगे। मेरी कविता का शीर्षक है एक संवाद समय के साथ। समय अचंभित हूँ तुम्हारे छल छलिया रूप को महसूस कर। समय अचंभित हूँ तुम्हारे छल छलिया रूप को महसूस कर कि चलते आ रहे हो तुम सदियों से, कि चलते आ रहे हो तुम सदियों से। कभी अतीत, कभी वर्तमान, कभी भविष्य का चेहरा बन। जिंदगी हूँ मैं, मिला करो मुझसे किसी दोस्त, किसी खैर ख्वाह की तरह। जिंदगी हूँ मैं, मिला करो मुझसे किसी दोस्त, किसी खैर ख्वाह की तरह। वरना मैं तुम्हारे घर की चौखट तो नहीं, वरना मैं तुम्हारे घर की चौखट तो नहीं कि पड़ी रहूं तुम्हारी देहरी पर। आते जाते रहो तुम बेपरवाही से, मर्दन करो मेरा, लांघते रहो अपनी सीमाएं यूं ही फिल वक्त।
मैं तुम्हारे घर की खामोश दीवार भी नहीं, मैं तुम्हारे घर की खामोश दीवार भी नहीं, जहां जब चाहो ठोक दो कोई कील उसकी पीठ या छाती पर। न हूं मैं बेबस के आंसुओं का नमक, न हूं मैं किसी बेबस के आंसुओं का नमक, जिसके अतल में डूब कर भी था पाना हो दुरूह उसके खारेपन का। समय सुनो, समय सुनो, मैं हूं जिंदगी, पढ़ा जाए जिसे किसी मुकम्मल किताब की तरह। समय सुनो, मैं हूं जिंदगी, पढ़ा जाए जिसे किसी मुकम्मल किताब की तरह, जिसके हर सफ़े पर लिखा हो प्रेम, जिसके हर सफ़े पर लिखा हो प्रेम, हर पन्ने पर लिखी हो कोई कविता या कोई नज़्म, किसी रूमानी डायरी के हर हर्फ सा स्वप्निल, किसी रूमानी डायरी के हर हर्फ सा स्वप्निल, उम्मीदों से लबरेज मायनों सा भरा, किसी रूमानी डायरी के हर हर्फ सा स्वप्निल, उम्मीदों से लबरेज मायनों से भरा। शुक्रिया। इसके बाद रीता दास राम से निवेदन है कि वो एक किताब को सुनाए। कविता का शीर्षक है दो वक्त की रोटी नहीं मांगता भिखारी। दो वक्त की रोटी नहीं मांगता भिखारी, सिक्का रुपया या चाहे जो हो हमारे पास देने लायक, अपने लगभग खत्म हो चुके आत्मसम्मान को छोड़ ले लेता है वह सब अपनी भूख मिटाने। सड़कों पर या बदहाली में भीख मांगना उसे भिखारी बनाता है। मांगना जबकि एक कला है, इसे बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं। मान सम्मान दौलत जिंदगी शोहरत नौकरी सब मांगी जाती है। मांगने के तरीके की हो पहचान तो मांगना बुरा नहीं समझा जाता। मांगने के बदले में दिया भी जाता है। मांगने के बदले देना एक अच्छी सोच समझी जाती है। मांगने की ग्लानि को कम करना भी जरूरी होता है। जैसे सब बराबर हो जाता है लेकर दे देने के बाद। एक बोझ चुका देते हैं पीछे छोड़ते हुए एहसान। कभी कभी चीजें लौटाई नहीं जाती किसी भी रूप में, सिर्फ ली जाती। हम आत्मसम्मान को रखते हुए एक तरफ मांगने के बदले देना एक अच्छी सोच से ग्लानि को थोड़ा दो लाइन आगे से पढ़ते हैं। मांगने की ग्लानि को कम करना भी जरूरी होता है। जैसे सब बराबर हो जाता है लेकर दे देने के बाद। एक बोझ चुका देते हैं पीछे छोड़ते हुए एहसान। कभी कभी चीजें लौटाई नहीं जाती किसी भी रूप में, सिर्फ ली जाती। हम आत्मसम्मान को रखते हुए एक तरफ मांगते चले जाते हैं, मांगते चले जाते हैं बिना शर्त बिना झिझक के। जैसे मजदूर से उसकी बची हुई भूख, उसका बहता पसीना भी, उसकी हाँफती सांसें भी, वह जलन भी जो उसकी छाती पे होती है कम खाना खाने से। हम उस जलन पर अपनी खुशियां सेकते हैं, अपना भविष्य रखते हैं उसके सूखते हुए खून पर रखते हुए ईंटें। बदले में देते हुए मेहनताना। ऐसा करते हुए हमारी भूख पेट की भूख से बड़ी हो जाती है और जमीर के प्रश्न को करते हुए खारिज हम भिखारी से ज्यादा कुछ और हो जाते हैं। हाँ, ये आप देख रहे हैं कि कविता की ताकत जिंदगी से जुड़ी हुई कविता आप सुन रहे थे। और अब मैं इला जोशी से निवेदन कर रहा हूँ। आइए इला जी, और एक कविता पढ़िए। तुम्हारे अवचेतन के औरत और पुरुष में बांधना असंभव है।
तुम्हारे अवचेतन के औरत और पुरुष में बांधना असंभव है मुझे, और मस्तिष्क कब किसी देह पर आश्रित हुआ है। तुम्हारे अवचेतन के औरत और पुरुष में बांधना असंभव है मुझे, और मस्तिष्क कब किसी देह पर आश्रित हुआ है। देह का पिंडदान कब का कर दिया मैंने, देह का पिंडदान कब का कर दिया मैंने, और मस्तिष्क तुम्हारे वैज्ञानिकों के पढ़ने के लिए रख छोड़ा है। देह के विज्ञान से परे है औरत और पुरुष होना। देह के विज्ञान से परे है औरत और पुरुष होना। विज्ञान से परे हो तो देह के विज्ञान से परे है औरत और पुरुष होना। विज्ञान से परे हो तो। बहुत अच्छा इलाज जी। देखिए, हम लोगों के आसपास जो होते हैं हम नहीं जान पाते, ऐसी प्रक्रिया हैं कि जिन्हें देश के कई बड़े बड़े प्रोग्राम में कविता पाठ के लिए बुलाया जाता है। अभी अनुराधा जी को भी दिल्ली भी बुलाया गया था, भोपाल भी बुलाया गया था, सबको बुलाया जाता है। जो कवित्रियाँ आपके सामने आई, अनुराधा जी निवेदन है कि आइए और अपनी कविता सुनाइए। मैंने सोचा कि कौन सी कविता सुनाऊं जो मेरे हाथ में है आपकी। मैंने सोचा जो आपके ये कविता नहीं, दरअसल शिल्प से ज्यादा इसमें एक कहानी है और सच्ची कहानी है। देखिए इस कविता को वंदना जी सुन चुके। बेसमेंट। बी टावर में रहने वाला बहुत बूढ़ा आदमी मर गया। बी टावर में रहने वाला बहुत बूढ़ा आदमी मर गया है। जाने से पहले उसने मेरा चेहरा और बाल छूकर कहा था, 2 महीने के लिए कोलकाता जा रहा हूँ चंदा, यह मत सोचना कि मर गया होगा बुढ़ा। 2 महीने के लिए कोलकाता जा रहा हूँ चंदा, यह मत सोचना कि वो मर गया होगा बुढ़ा। मैं जानती थी कि वह नहीं लौटेगा अब कभी, क्योंकि कहीं भी लौट पाने के लिए कुछ ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। क्योंकि नए रिश्ते बनाने के लिए बहुत पुराना था। और यह बात मायने नहीं रखती थी इस दुनिया के लिए अब, और कि बस महीने में किसी एक दिन दिख भर जाने के लिए लौटना चाहता था मेरे पास। मुझे असंभव नामों से बुलाने भर के लिए आना चाहता था फिर मुझ तक, क्योंकि इतना प्यार अच्छा नहीं। पूछती हूँ 2 नितान अजनबी आंखों से, आपके बाबा? मैं चाहती हूँ वह दुखी दिखे, बहुत टूटा और उदास, लेकिन लिफ्ट दिखाती है 27। मेरे गले में जोगेश्वरी का हिंदू शमशान ग्रह उतर आया है। लिफ्ट कहती है 22 और वह कहता है he is no more। उसने स्वर को भरसक मुलायम बना लिया है, जैसे फिल्मों में ऑपरेशन थिएटर के बाहर बुरी खबर सुनाते हुए डॉक्टर कहता है। लिफ्ट धड़धड़ाती हुई गिर रही है 15। सुनो अजनबी, मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ एक बार, क्योंकि जिसकी बात तुम कर रहे हो उसकी छूते ही जिंदगी में सब बिछड़े हुए लोग छू लेते थे मुझे एक बार की। वह जो मर गया है वह तुम्हारे पत्थर और मेरे पानी के बीच की नाव था। वह जो तुम्हारी रगों में बह रहा है और बहता रहेगा अगली आधी सदी और, मैं उसकी रगों में बह रही थी, न जाने कैसे और क्यों। वह कहता था मेरी तितली, और महानगरों के धुएं से दम तोड़ती हुई सब तितलियां फड़फड़ा कर उड़ने लगती थी मेरे ऊपर। मेरा बाप होने के लिए बहुत बूढ़ा था वह, मेरा बाप होने के लिए बहुत बूढ़ा था वह, लेकिन अगर पिछली पूरी सदी और सब विभीषिकाओं का निचोड़ यह बूढ़ा आदमी था, तो अभी और जिया जा सकता है इस दुनिया में। मैंने बस एक सवाल पूछा था उससे, इतना बूढ़ा होना कैसा लगता है? और वह इतनी जोर से हंसा था कि आसपास खड़े लोग चौंक। बहुत अच्छा। लिफ्ट कहती है 0। मैं आगे कुछ बोलने से पहले रजिया रागनी जी आप यहाँ रहिए। देखिए,
साल भर पहले, जहाँ तक मुझे याद है, जुलाई में कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो ये कह सकते हैं कि हमारा लोखंडवाला कविता क्लब 1 साल 4 महीने का हो गया और प्रायः हर महीने 2 कार्यक्रम हमारा चलता रहा सिलसिला। और शुरू से ही कवित्री रज़िया रागवी हमारी ऐसी साथी हैं कि शायद ही कभी ये उपस्थित रही हो। हमारे हर कार्यक्रम में हमारे साथ रहती हैं, संयोजन में हमारी भरपूर मदद करती हैं। तो आगे की बात यह है कि हम रज़िया जी से निवेदन करेंगे, वो दिल से कविताएं लिखती हैं। एक कविता सुनाएगी, आप दिल से लिखिए। और हमारे इस सभागार में जो लोग सबसे पहले आए, दीप्ति मिश्र और मंजुला देसाई जी, उनसे हमने निवेदन किया था कि 5-5 मिनट अपनी आप राय व्यक्त कीजिएगा। उनकी राय सुनेंगे और अंत में दीनदयाल बुलारका साहब आभार व्यक्त करेंगे। जो बड़े ये कवि आर्टिस्ट हैं, 2 लाइन की कविता बाद में अगर पढ़ना चाहें आपकी इजाजत हो तो बाद में हम बुला लेंगे। नाम क्या होता है? कविता वर्मा। कविता वर्मा, हम कविता जी बुला लेंगे आपको भी। रज़िया जी, हाँ।